जैसलमेर के पास मिग 21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। कल रात 8:30 बजे यह हादसा हुआ। हादसे में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की जान चली गई। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से और प्रधानमंत्री मोदी से विधानसभा चुनाव रद्द करने के लिए कहा है, लेकिन राज्य में चुनावी गतिविधियां और रैलियां पहले जैसी ही दिख रही हैं और किसी नेता को फिक्र नहीं दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार कोविड को लेकर फिक्रमंद दिख रही है और इसने कल से राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जहां रोज हजारों लोग बिना मास्क के दिखते हैं। अध्यक्ष जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल टिप्पणी की है कि चुनाव को सरकार को राय दी है, उन्होंने राय दी है चुनाव आगे होना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है? आपका क्या रिएक्शन है? आपका सवालों के जवाब देने से इनकार करते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रमुख चुनाव वाले राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से चुनावी रैलियों पर रोक लगाने और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को टालने की मांग की थी। आयोग अपने प्रयास में कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं रखेगा कि पूरा जो चुनाव हो वो बहुत निष्पक्ष तरीके से हो, फ्री, फेयर, इंड्यूसमेंट फ्री हो, सेफ वातावरण में हो तथा अच्छी तरीके से हो। इसमें कोई प्रलोभन का जगह ना हो, इसमें कोई भड़काऊ भाषणों की जगह ना हो और कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जिससे कोविड को भी फैलने की आवश्यकता हो। सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी मेंटेन और इसमें हमें सभी मतदाताओं की सहयोग की आवश्यकता है, सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है, तभी हमारा जो ये प्रचार है और प्रसार है और जो मतदान है वो पूर्णतया हो पाएगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी के 24 घंटे बाद भी राज्य में जमीनी हालात पर कोई फर्क देखने में नहीं आ रहा है। राज्य में चुनावी रैलियां हो रही हैं बिना किसी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के। नेताओं के पास अपने तर्क हैं। कोरोना की संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता बढ़ जाए। अभी इस स्थिति में नहीं बढ़ा है कि पार्टी पहले से कार्यक्रम अपना रोक दे। हाईकोर्ट ने भी कोई निर्देश नहीं दिया, उन्होंने भी एक सलाह दी है और सलाह देने का काम हर आदमी कर सकता है। सब चीजों को देखते हुए कैसे क्या होना, कैसे चलना, कैसे चुनाव होना है, इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन अंततः करता है। पूरा कोविड काल में ही तो बंगाल का चुनाव हुआ, तो संवैधानिक बाध्यता है चुनाव। पंचायत चुनाव हुआ, संवैधानिक बाध्यताकरण से हुआ। चुनाव टालने की बात असंवैधानिक। ये फैसला तो सबको मिलकर के लेना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हित के हिसाब से उनकी सरकार निर्णय लेने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में कल से फिर से रात का कर्फ्यू लागू हो जाएगा, लेकिन जब राजनीतिक रैलियों की बात आती है और उनमें हजारों लोग जो बिना मास्क के रहते हैं उनकी उपस्थिति की, तब हमारे जो नेता हैं उनके सुर कुछ बदले रहते हैं। अरशद जमाल, विनोद, अशोक और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। लुधियाना में कोर्ट में हुए धमाके में मारे गए शख्स की पहचान हो गई है। उसका नाम गगनदीप सिंह था और उसे 2019 में पुलिस की नौकरी से हटा दिया गया था। वो 2 साल जेल में रहा था और सितंबर में ही छूटा था। वहीं इस घटना पर जमकर सियासत भी हो रही है। लुधियाना की एक अदालत में हुए इस धमाके में जिस शख्स की मौत हुई वही बम लाने वाला हो सकता है। ये बात शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कही। इस धमाके में 6 लोग घायल भी हुए थे। अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं। यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वो ही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसकी अपने ऊपर ही चल। इसको लेकर चन्नी और केजरीवाल के बीच घमासान दिख रहा है। चन्नी ने कहा कि लुधियाना के धमाके के पीछे ड्रग माफिया हो सकता है और केजरीवाल पर ड्रग्स के मामले में एक रुख अख्तियार करने में नाकाम होने का आरोप लगाया। आज कहते जी ये तो ड्रामा करता,
मैं कहना यह जिहा ड्रामा करके देखो कोई। केजरीवाल ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਬਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਆ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। केजरीवाल ਇਸੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਉਹ 10 MLA ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, तू डर गया, तू खड़ नहीं सकिया सामने। चन्नी सरकार बहुत कमजोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त मजबूत सरकार चाहिए। बम धमाके के बाद राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना झेल रही है। केंद्र ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को हालात का जायजा लेने के लिए पंजाब भेजा। कोर्ट के परिसर में ये घटना हुई है तो यहाँ के हमारे जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ भी मिलना जरूरी था, तो मैं इसलिए आज आपके बीच में आया हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के एजेंसीज अच्छी तालमेल के साथ हम इसको तय नतीजा तक जाएंगे। पंजाब में पिछले विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती से 4 दिन पहले ऐसा ही धमाका हुआ था। हालांकि 4 साल पुराने उस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरकारें दावा कर रही हैं कि लुधियाना धमाके का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। लुधियाना से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पास तो हो गया, लेकिन इसे भी कानून बनने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन में अब इस बिल को अगले साल पेश किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल परिषद में बीजेपी को बहुमत नहीं है। लेकिन जनवरी में नए सदस्यों के शपथ लेते ही बीजेपी को साधारण बहुमत हासिल हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता के जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धर्मांतरण रोकथाम कानून जिस दिन विधानसभा में पास हुआ, उस दिन की विचलित करने वाली 2 तस्वीरें। चिकबलापुर में एक चर्च पर हमला हुआ और मंड्या में एक स्कूल में दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि वहां सिर्फ ईसाई समुदाय से जुड़े त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, हिंदुओं के त्योहार क्यों नहीं। ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ। ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಡಿಕಳಿ, ಮಿಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ। इसकी आशंका बेंगलुरु के आर्च बिशप ने पहले ही जताई थी। विदाउट द लेजिस्लेशन, बगैर इस कानून के जब इस तरह से ये हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो कानून बनने के बाद ये लोग इसकी एक कॉपी अपनी जेब में रखेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। यहाँ तक कि क्रिसमस मनाना भी मुश्किल हो जाएगा। We can even celebrate Christmas properly. ईसाई संगठनों के साथ साथ कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस बिल का विरोध कर रही हैं। विधान परिषद में फिलहाल बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में अब इस बिल को सरकार परिषद में जनवरी में होने वाले विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन में लाएगी, क्योंकि नए सदस्यों के शपथ लेते ही पार्टी को साधारण बहुमत मिल जाएगा। बीजेपी का कहना है कि ऐसे और भी कानून बनाए जाएंगे। हम अपने धर्म को बचाएंगे, हम किसी भी हिंदू को कन्वर्ट नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर हम अपनी आबादी को कम नहीं होने देंगे, ना हम दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करेंगे, नहीं हम इसे बर्दाश्त करेंगे, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। राज्य सरकार लव जिहाद पर भी कानून बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का आरएसएस बीजेपी का पृष्ठभूमि नहीं है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का शुरू से बीजेपी के अंदर विरोध होता आया है। मौजूदा हालात में संघ से नजदीक होने का कोई भी मौका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई नहीं खोना चाहते और मौजूदा कवायद उनकी इसी कोशिश की कड़ी है। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद एक कुत्ते की मौत का मुआवजा मिला है। चंद्रपुर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वो कुत्ते के मालिक को 1,15,000
62,000 रुपए और ब्याज की रकम अदा करे। देश में सड़क हादसे में किसी कुत्ते की मौत पर मुआवजे का ये इस तरह का पहला मामला बताया जा रहा है। चंद्रपुर में साल 2013 में इस कुत्ते की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। 8 साल बाद अब इसकी मौत पर बीमा कंपनी को ब्याज सहित करीब 3 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश हुआ है। कोर्ट में केस डालने का मकसद हमारा ये पैसा नहीं था, इवन क्लाइंट का भी मकसद नहीं था। हमें ये सीख भी देना था कि रोड पे चल रहे, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, गाड़ी चलाने वाले ने उस हिसाब से ही गाड़ी चलाना चाहिए कि बाकी जो रोड पे चल रहे हैं उन लोगों की सुरक्षा सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। इस वजह से हमने एक सीख करके कोर्ट में मामला लाया और कोर्ट ने बराबर उसको पूरा तवज्जो दिया और आखिरी में न्याय करते हुए इस केस में हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 11 महीने के जॉन की मौत के बाद इसके मालिक उमेश भटकर ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मेरी जो घटना है वो 10 जनवरी 2013 में हुई थी। मैं जब सवेरे 6:30 बजे के करीब डॉग को घुमा रहा था तो WCL की स्कूल बस जो रहीम ट्रैवल्स करके जो कंपनी चला रही है वो बस से इसका जो अपघात हुआ था, तो उसके बाद में मैंने दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में FIR किया था। उसके बाद उसका घटना का पंचनामा हुआ और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उमेश भटकर ने मामले में बस मालिक, चालक और बीमा कंपनी को पार्टी बनाया और दावा किया कि कुत्ता एक कंपनी में सुरक्षा में मदद करता था और बदले में उसे 8,000 रुपए प्रति महीने आमदनी थी। इसमें सबसे बड़ी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी आई थी कोर्ट की और हमारे सामने भी कि उस डॉग की एज कितनी होती है। तो नॉर्मली एज 15 से 20 साल एक एज होती है डॉग की, बट वो कितने साल तक इनकम कर सकता था, कितने साल तक कमाई करेगा, कितना रहेगा, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। बट हमने फिर भी उन सब चीज़ों को बाजू में रखते हुए उस पर अपना फोकस किया, स्टडी करते रहे और बाकी सब चीज़ें हमने कोर्ट में बाखूबी प्रूव किया कि उसकी इनकम कितनी थी, उसकी एज कितनी थी, उसका बर्थ डेट कितना था। सब कुछ हमने कोर्ट को प्रूव करने के बाद कोर्ट ने उस सब एविडेंस को ध्यान में रखते हुए ये आदेश पारित किया। इस मामले में साल 2010 में केरल हाईकोर्ट का हाथी की मौत पर मुआवजे का फैसला सहायक बना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था और ये बात साफ हुई थी कि अगर कोई प्राणी उसके मालिक की आमदनी का जरिया है तो उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत पर मोटर व्हीकल एक्ट 166 के तहत मुआवजे का अधिकार बनता है। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। ठंड इतनी जबरदस्त है कि गुलमर्ग में एक झरना जम गया है और बड़ी संख्या में सैलानी उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की रिपोर्ट। आप अंदाजा करें एक वाटरफॉल अचानक जम जाए, इतनी सर्दी हो और हम वहीं हैं जहां ये सब कुछ है। द्रंग है गुलमर्ग के पास, यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ जमे हैं, इन पे जो पानी आबशार आ रहा था झरना वो जमा है। यहाँ से ये वाटरफॉल है और ये पर्यटकों के लिए बड़ी अट्रैक्शन बना। यहाँ जो भी गुलमर्ग आता है यहाँ से सेल्फी लेने के बगैर वापस नहीं जाता है। बर्फबारी शुरू हुई है और ये वाइट क्रिसमस होगी। जो मेट ऑफिस का फोरकास्ट है कि अगले 2-3 दिन में कश्मीर में बर्फबारी होगी, लेकिन पर्यटकों के लिए इससे बढ़ के कोई अच्छी बात नहीं होगी जब वो एक फ्रोजन वाटरफॉल देखे जो जमा हो। वही है यहाँ द्रंग में। कई लोग यहाँ पर्यटक आते हैं, सेल्फी ले रहे हैं ताकि उनकी एक अहम तस्वीर रहे जिंदगी भर, जिसको याद करें वो। और ये भी दिखाता है कि कश्मीर में सर्दी कितनी है, खासतौर पे गुलमर्ग जैसे इलाकों में जहां तापमान -6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 तक भी जाता है, तो उससे अंदाज़ा लगाता है। लेकिन अच्छी बात है कि बर्फबारी यहाँ शुरू हुई है और ये वाइट क्रिसमस होगी यहाँ और पर्यटक खुश हैं, लोग यहाँ खुश हैं। बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ आए हैं गुलमर्ग यहाँ वाइट क्रिसमस मनाने के लिए और हर एक होटल यहाँ बुक है यहाँ। तो इससे बढ़ के जो क्रिसमस की खुशी क्या हो सकती है जब इतनी बड़ी तादाद में पर्यटक आ जाएं और बर्फबारी जो क्रिसमस से पहले ही शुरू हो जाए और इस तरह का वाटरफॉल, जो फ्रोजन वाटरफॉल, जमा हुआ वाटरफॉल यहाँ पर्यटकों को देखने को मिले।
द्रंग गुलमर्ग से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।